नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, जिस प्रकार आपका हमें सपोर्ट मिल रहा है इसी प्रकार आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। आपको अपने अंदर अंतर महसूस जरूर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है दाब। ये चैप्टर रीट में भी लगेगा दोस्तों, और सभी जिसके अंदर जनरल साइंस आती है सभी के अंदर ये चैप्टर आने वाला है। तो आप चैप्टर का नाम डाल लेंगे दोस्तों दाब। प्रेशर, प्रेशर अर्थात दाब। ध्यान से समझना, क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको। दाब होता क्या है सर? ये कोई भी क्षेत्रफल है, यहां पर देख रहा हूं, इस क्षेत्रफल पर मैं कोई बल लगा रहा हूं, कोई फोर्स लगा रहा हूं। इधर देखो, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के इस क्षेत्रफल पर मैं क्या लगा रहा हूं? अपना फोर्स लगा रहा हूं। किसी भी चीज पर, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर अगर मैं बल लगा रहा हूं तो उसी को क्या कहते हैं बताओ? दाब कहते हैं। अर्थात किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही उसका दाब कहलाता है। तो लिखेंगे आप डेफिनेशन को दोस्तों, किसी भी एकांक क्षेत्रफल में, किसी भी एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया दाब, लगाया गया बल दाब कहलाता है। मतलब किसी भी एकांक क्षेत्रफल में, इसका मतलब सर अगर आपको परिभाषा याद है तो आप सूत्र बना सकते हो। दाब को पी से लिखते हैं क्योंकि प्रेशर होता है। दाब बराबर किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर अर्थात ए, मतलब किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया फोर्स अर्थात पी बराबर होता है दोस्तों एफ अपॉन ए। किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल की क्या कहलाता है दोस्तों? दाब कहलाता है। जहां ए बराबर लिखना है आपको क्षेत्रफल, एरिया, और एफ बराबर होता है दोस्तों फोर्स। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, चीजें बड़ी ही आसान है, बस केवल पढ़ने में आपको ध्यान लगाना है। अब मैंने बोला सर यहां पर P बराबर हो गया F अपॉन ए, प्रेशर बराबर हो गया F अपॉन ए। मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, जब गति बताई थी तो गति की द्वितीय समीकरण से हमने निकाला था कि F बराबर ma होता है। लेकिन अगर गति गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होती है अर्थात a का मान क्या है? g है, तो आप हो जाएगा F अपॉन एम जी। बोलो हाँ सर, अरे बोलो ना हाँ सर। F बराबर होता है एम जी। सर इसको मैं यहां पुट कर दूं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, P बराबर F की जगह लिख दूंगा एम जी अपॉन ए। P बराबर एम जी अपॉन ए, जहां m बराबर क्या है दोस्तों? द्रव्यमान है, और g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। ये हो गया दोस्तों, इसको ड्राइव कर दिया। ध्यान से देखें, आगे मैं तीन बातें और बताऊंगा आपको कि दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक होता है दोस्तों पास्कल। क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और वातावरणीय दाब, वातावरणीय अगर मैं बात करता हूं दाब की, तो वो होता है दोस्तों आपका एटमॉस्फेयर एटीएम। मतलब वायुमंडलीय दाब का मात्रक, एटीएम, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है एटीएम होता है, एटीएम होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? एटीएम होता है। दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। आप इसका दूसरा मात्रक और निकाल सकते हैं। आप इसका दूसरा मात्रक, ये एसआई मात्रक था, एसआई मात्रक है ये एसआई। आप इसका अगर मान लीजिए आपके एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, तो आप ये से निकाल सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से।
एफ का मात्रक क्या होता है बताइए, न्यूटन। और क्षेत्रफल में क्या होगा, मीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। देखिए चीजें बड़ी ही आसान और आराम से आप सीख सकते हैं दोस्तों कि दाब का मात्रक पास्कल होता है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर होता है। ध्यान दें, एक एटमॉस्फेयर बराबर, ये प्रश्न पूछा जाता है, लगभग होता है 1.03 या 5 पास्कल के बराबर होता है। पी का मतलब पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.05 पास्कल। हाँ ये होता है, क्योंकि एग्जैक्ट मैंने बताया था आपको कि 1 के समथिंग, जब इसको आप न्यूमेरिकल्स में लेते हैं तो इसका मान डायरेक्ट जो है वो 1 पॉइंट इंटू 10⁵ ले लिया जाता है। लेकिन जब आप याद ही कर रहे हैं, क्या पता एग्जामिनर इसमें कुछ करेक्शन करके दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ये दाब का मात्रक हो गया, ये हो गया। पुनः मैं एक बार रिपीट मारता हूं दोस्तों, मैंने क्या बताया, दाब क्या होता है, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही उसका दाब कहलाता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, एटमॉस्फेयर एटीएम होता है। फिर मैंने बताया आपको P बराबर F अपॉन A होता है, F बराबर ma होता है, लेकिन A को G लिखा जा सकता है, तो P बराबर हो जाएगा mg अपॉन A। भाई क्लियर है? तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। एक तो ये सूत्र ध्यान रखना है, ये जो सूत्र होता है इसको ध्यान रखना है। एक तो इस वाले सूत्र को न्यूमेरिकल करेंगे आज अपन इस पे, और एक ये सूत्र ध्यान रखना है। अब तक आपको सभी बातें दोस्तों समझ में आ गई होगी, अब तक सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। सर इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, आप इसके उदाहरण बताइए हमको एक बार। इसके उदाहरण देखिए, आप समझे मेरे को बात को। दाब के उदाहरण, दाब के उदाहरण, दाब के उदाहरण आपने देखा दोस्तों, मैंने अभी आपको पढ़ाया यहां पर कि जो दाब होता है ये किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। इसका मतलब सर आपने इससे क्या सीखा, समझना ध्यान से, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। P जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है F के, बोलो हाँ सर होता है, अरे P प्रोपोर्शनल F के। और जो P होता है वो 1 अपॉन अर्थात अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है A के, बोलो सही है। आपसे पूछा जाएगा कि ऊंट रेगिस्तान के अंदर, ऊंट रेगिस्तान के अंदर इतनी आसानी से क्यों चल पाता है, अपन तो इतनी आसानी से नहीं चल पाते। कारण सुनो ध्यान से मेरी बात को, अरे ध्यान से सुनना इस बात को कि सर ऊंट का क्षेत्रफल ज्यादा, अरे ऊंट का क्षेत्रफल तो ज्यादा तो दाब तो कम लगेगा, दाब कम लगेगा तो बल भी कम लगाना पड़ेगा। आंसर, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो ना, ये कम तो ये ज्यादा, अरे ये कम तो ये ज्यादा। एक बताओ सर, क्षेत्रफल अगर मान लीजिए उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, भाई ऊंट का पेट बड़ा होता है तो क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, अरे बोलो ज्यादा हो गया ना। क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम, और दाब कम तो बल भी कम, तो बल कम लगाना पड़ेगा। इसीलिए ऊंट आसानी से क्या हो सकता है, रेगिस्तान में चल सकता है। दोस्तों बताइए भाई समझ में आया या नहीं आया? तो उदाहरण में लिख रहे थे हम, ऊंट आसानी से रेगिस्तान में, ऊंट आसानी से रेगिस्तान में चल पाता है बिकॉज
क्षेत्रफल कम तो दाब, क्या बताया दोस्तों मैंने कि जो क्षेत्रफल है, क्या बताया दोस्तों मैंने आपको कि ऊंट आसानी से चल पाता है क्योंकि रेगिस्तान में चल पाता है, क्यों? इसका क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम, दाब कम तो फोर्स भी कम, इसलिए चल पाता है। बताइए भाई, समझ में आ रहा है सभी को? दाब के उदाहरण, ऊंट आसानी से चला। आपने देखा दोस्तों, एक और एग्जांपल बताऊं क्या आपको? कोई भी नुकीली कील होती है, कोई भी नुकीली कील होती है, वो नुकीली कील आसानी से दीवार में धंस जाती है, अरे होती नहीं होती? और आपने मान लो कील मोटी ले ली, दीवार में नहीं धंसेगी, कारण क्या है उसके पीछे? सुनना ध्यान से, क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज बताऊं आपको मैं। सर मैंने आपको बताया कि दाब फोर्स के क्या होता है? समानुपाती, और जो दाब होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। एक चीज बताओ, समझना, यहां क्षेत्रफल ज्यादा, अरे मान लो क्षेत्रफल ज्यादा है, अगर मान लो नुकीली है कोई, अब नुकीली है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? कम है। नुकीली अगर कोई चीज है तो उसका क्षेत्रफल कम है। जब क्षेत्रफल कम है, जब क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा, अरे दाब ज्यादा तो बल ज्यादा, और बल ज्यादा लगेगी तो आसानी से धंस जाएगी। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मान लो वहीं पर मैं मान लो कील ऐसी ले लूं तुम्हारे पास सामने, कील बहुत बड़ी ले लूं, मान लो जैसे ऐसे ऐसे, अब इसको दिखाओगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? ज्यादा, एरिया क्या हो गया? ज्यादा। जब एरिया ज्यादा हो गया तो दाब कम, दाब कम तो फिर बल भी कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो फिर ये घुसेगी नहीं अंदर। लेकिन यही कील अगर मान लो ऐसी है तो यहां पर देखो इसका क्या हो जाएगा? एरिया कम, एरिया कम तो दाब ज्यादा, दाब ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो आसानी से धंस जाएगी। तो ये भी एग्जांपल हो जाता है उसका, लिखवा देता हूं मैं, समझ में आ रहा होगा आपको सभी चीजें, ठीक। नेक्स्ट, नुकीली कील आसानी से दीवार में धंस जाती है। उतारे भाई सभी इसको, उतार ले भाई सभी। सभी ने उतार लिया होगा। अब मैंने आपको पहले एक बार मैं शुरू से रिपीट मारता हूं आपको, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही उसका दाब कहलाता है, अर्थात दाब बराबर होता है F अपॉन ए, F बराबर होता है न्यूटन, और ए का मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक दूसरा जो होता है वो पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो एटीएम होता है। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इस प्रकार हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। दाब के अपन ने बताया उदाहरण, जिसके अंदर बताया मैंने कि जो ऊंट होता है वो ऊंट आसानी से रेगिस्तान में चल पाता है। क्यों चल पाता है सर? उसका क्षेत्रफल ज्यादा, तो क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम, दाब कम तो बल भी कम लगाना पड़ेगा। फिर मैंने बताया नुकीली वस्तु आसानी से घुस जाती है क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल होता है, भाई नुकीली जो भी वस्तु है, मान लो नुकीली कील है तो आसानी से दीवार में धंस जाती है। कारण क्या होता है? क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा, दाब ज्यादा तो बल ज्यादा लगेगा, आसानी से धंस जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैं आपको बार बार इसे बुलाता हूं दोस्तों कि जिस प्रकार मैं ऑफलाइन के अंदर पढ़ाता हूं, जिस प्रकार मैं ऑफलाइन के अंदर पढ़ाता हूं, चीजों को बार बार रिपीट करवाता हूं, और यही तरीका बच्चों को सभी को अच्छा लगता है कि बार बार अगर आप रिपीट करवाओगे चीजों को तो वो ऑटोमेटिकली आप सभी को याद हो जाएगी। और यही तरीका मैं आपसे ऑनलाइन के बीच में भी आपसे अटैच होने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जिससे कि आपको चीजें जो है वो साथ के साथ मेरी क्लास के बाद ही आपको चीजें याद हो जाए। देखिए मैंने बताया दोस्तों आपको दाब का द्रव पर निर्भरता। मतलब सर क्या होता है इसका मतलब इसका होता है कि जो दाब है वो द्रव पर किस प्रकार कार्य करता है। अरे जैसे मान लो ये पानी की बाल्टी है, पानी का कोई जगह, ये जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, इसके अंदर दाब किस प्रकार कार्य करेगा, डेंसिटी किस पर कैसे कैसे कार्य करेगा, इस पर दाब कैसे लगेगा, मुझे बताओ। इस पर दाब कैसे कैसे कार्य करेगा बताओ, वो हम सीखने वाले हैं कि जो द्रव है इसके अंदर दाब किस किस चीजों पर निर्भर करता है।
तो सबसे पहले ध्यान दे मेरी बात का, जो दाब है वो द्रव की ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। तो दाब द्रव की ऊंचाई के समानुपाती होता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है बताओ? देखो 3 कारकों पर निर्भर करता है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर। 3 कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला ऊंचाई, सबसे पहला है ऊंचाई, दूसरा है घनत्व, और तीसरा होता है गुरुत्वीय त्वरण। मतलब क्या होता है सर, समझना। आपने देखा होगा दोस्तों कि अपने पानी की जो टंकी होती है वो हमेशा छत के ऊपर ही रखी जाती है। रखी जाती है नहीं रखी जाती? ये पानी की टंकी छत के ऊपर इसलिए रखी जाती है क्योंकि ऊंचाई ज्यादा तो दाब ज्यादा, ऊंचाई ज्यादा तो दाब ज्यादा। अगर दाब ज्यादा है तो फिर पानी क्या हो जाएगा, आसानी से नीचे आ जाएगा ना। टोटी वगैरह में पानी क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। इसका मतलब सर मैंने आपको बताया कि जो दाब होता है द्रव का, अर्थात जो दाब है वो द्रव पर किस प्रकार किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला ऊंचाई, फिर घनत्व और फिर गुरुत्वीय त्वरण। ऊंचाई पर क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे मैं ऊंचाई बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा। अरे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाता जाऊंगा दाब भी बढ़ता जाएगा। तो एक चीज बताओ ना मुझे, इसका मतलब सर जो दाब है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एच के। बोलो हाँ सर समझ में आ गया। बताओ इसीलिए तो अपने को जो चीजें हैं, जिस प्रकार टंकी जो होती है उसको ऊपर रखा जाता है कि ऊपर ज्यादा दाब हो जाएगा, जितनी ज्यादा ऊंचाई पे दाब ज्यादा होगा तो आसानी से नीचे पानी आ जाएगा। हाँ सर, आसानी से नीचे टोटी के अंदर क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। अब देखिए दूसरा कारक कौन सा था, घनत्व। घनत्व पर निर्भरता, घनत्व पर निर्भरता का मतलब क्या समझेंगे, जो घनत्व होता है जिस प्रकार ऊंचाई के समानुपाती होता है, घनत्व के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। और घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। अरे तुम तो इतना समझो कि घनत्व का मतलब गाढ़ेपन से है। घनत्व का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। मतलब जैसे एक शहद है और एक पानी है तो दाब किस में ज्यादा लगेगा, शहद में ज्यादा लगेगा, क्योंकि शहद का घनत्व ज्यादा है बजाय पानी के। तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, और जिसका घनत्व ज्यादा, शहद का घनत्व ज्यादा, तो शहद का घनत्व ज्यादा, तो घनत्व ज्यादा होने के कारण दाब भी ज्यादा लगेगा। इसका मतलब घनत्व भी क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब सर मैं ये भी समझ सकता हूं कि जो प्रेशर होता है वो डेंसिटी अर्थात डी के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों कारक समझ में आ गए क्या, दोनों कारक समझ में आ गए भाई। अब देखिए तीसरा कारक समझो रे भाई, तीसरा कारक समझे, हाँ जी। तीसरा कारक है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भरता। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भरता, देखिए बड़ा ही आसान कंसेप्ट है। मतलब वस्तु जितनी गुरुत्व आकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण के संपर्क में आएगी, जितनी ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण के संपर्क में आएगी उतना ही दाब उस पर ज्यादा लगेगा। मतलब वस्तु जितनी जमीन के नजदीक होगी, गुरुत्वीय त्वरण के नजदीक होगी, उसके ऊपर दाब ज्यादा लगेगा। इसका मतलब सर गुरुत्वीय त्वरण के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात दाब गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब सर प्रेशर जो होता है वो जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के भी समानुपाती होता है। मैंने आपको तीनों चीजें पढ़ा दी, ध्यान से समझना। ये दूसरी समीकरण है और ये कौन सी समीकरण है, तीसरी समीकरण है। एक बार पुनः आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले भाई, एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार पुनः आप इसका। देखिए मैंने बताया सर दाब जो होता है वो ऊंचाई पर भी, घनत्व और त्वरण 3 कारकों पर निर्भर करता है। फिर मैंने बताया जो दाब है वो द्रव की ऊंचाई के भी समानुपाती होता है, घनत्व अर्थात डेंसिटी के भी समानुपाती होता है, और गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। बिल्कुल सर समझ में आ गई। तो मैंने क्या किया, तीनों समीकरणों से क्या करा, मैंने
बाई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो प्रेशर है वो H के भी समानुपाती है, D के भी समानुपाती है, H के भी समानुपाती है। इसका मतलब प्रेशर जो है वो H D G के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब हो गया, यहाँ पर कोई नियतांक आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा H D G, अर्थात जो P होता है वो H D G के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करेंगे हम इस पे। ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्रेशर होता है वो H D G, जहां पर H बराबर हाइट, D बराबर डेंसिटी एंड G बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। आराम से आपको देखना है, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये याद है तो न्यूमेरिकल अपने आसानी से हो जाएंगे। आपको दो सूत्र याद रखने न्यूमेरिकल के लिए, एक तो ध्यान रखना है P बराबर H D G, और एक सूत्र आपको ध्यान रखना है, एक सूत्र आपको ध्यान रखना है भाई, P बराबर mg अपॉन a या P बराबर f अपॉन a। अगर आप ये दोनों सूत्र याद रख लेते हैं, इसका मतलब आपका कंसेप्ट जो है दोस्तों एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दाब का मात्रक वगैरह सब कुछ मैंने लिखवा दिया, आगे समझना है चीजों को। मैं एक न्यूमेरिकल आप सभी के लिए लिख रहा हूं जिसका जवाब आप सभी को देना है दोस्तों। एक न्यूमेरिकल आप सभी के लिए लिखेंगे। किसी वस्तु पर बल 5 न्यूटन तथा वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो दाब की गणना करें। तो दाब की गणना करें। सभी इस प्रश्न को करें भाई, एक बार सूत्र वही लगेगा, आप सभी करें इस प्रश्न को। देखिए कैसे करना है सर, बड़ा ही आसान प्रश्न है। बल दिया गया है, अर्थात आपको F दिया गया है, F दे दिया, बोलो F दे दिया 5 न्यूटन, ठीक है। आगे देखिए द्रव्यमान दे दिया आपको, M दे दिया आपको 10 किलोग्राम। हम जानते हैं G अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। आपको सीधा पता करना था दाब, मैंने आपको दाब बराबर बताया था अभी भाई, F अपॉन A होता है ना, और A को क्या लिख सकते हैं अपन, mg अपॉन A। तो बस यहां पर क्षेत्रफल दिया गया है, P बराबर दे दिया आपको, यहां पर क्षेत्रफल भी लिख लेंगे आप, क्षेत्रफल लिख देंगे आप 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल लिख देंगे। बताइए यहां पर सर m कितना है, मुझे m बताओ। m हो गया 10, g का मान 10, क्षेत्रफल बताओ क्षेत्रफल, अरे क्षेत्रफल बता दो ना, m हो गया, g हो गया, क्षेत्रफल कितना है 50। तो इसका मतलब सर आपको 10 दाई 100 होता है, बताओ 10 दाई 100 हो जाएगा बटे 50, 50 दूनी कितना होता है 100, अर्थात 2 पास्कल, अर्थात जो दाब होता है वो हो जाएगा 2 पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए दोस्तों,
नेक्स्ट प्रश्न लिखना है आपको, नेक्स्ट प्रश्न लिखना है। देखिए बढ़िया सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपको फिर लिखना है। क्या लिखोगे? लिखें, एक वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। एक वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई 5 और 3 सेंटीमीटर है तथा वस्तु का द्रव्यमान तथा वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। तथा वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम। ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो इस पर लगने वाला दाब बताओ। करें भाई दोस्तों, सभी इस प्रश्न को करें एक बार। ट्राई जरूर करना है, आए नहीं आए लेकिन ट्राई जरूर करना है। सभी सूत्र आपके पास है, आप करें सभी इसको ट्राई। देखिए बड़ा ही सिंपल प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं करनी है इसमें। लंबाई और चौड़ाई दे दी गई। देखो बताओ, लेंथ लंबाई कितनी दे दी गई? 5 सेंटीमीटर। समझना सर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो क्या? सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाना पड़ेगा। तो ये बताओ 5/100 हो गया क्या? 5/100 हो गया। अर्थात सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10 की पावर 2। हाँ सर लिखा जा सकता है। अरे 10 की पावर 2 का मतलब भी तो कितना होता है? 100। अब बताओ इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 5 × 10 की पावर -2 मीटर। हाँ सर अब आ गए मीटर में। अरे इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में बन जाएगा? ये माइनस में। हाँ सर बताओ चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे दी गई? 3 सेंटीमीटर। कितनी दे दी गई? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बताइए, वापस से देखना, 3/100 क्या लिख दूंगा? 3 10 की पावर 2 मतलब 3 × 10 की पावर -2 मीटर। समझ में आ गया सभी को? अभी देखो दाब का फॉर्मूला अभी अपन लिख के आए हैं। P बराबर होता है mg/a। m का मान दिया गया है क्या? 10। g का मान ऑलरेडी 10 होता है। a का मान हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हो गई लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है? 3 × 10 की पावर -4। बताइए भाई, समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ गया ना सभी को? बताइए 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100। बताओ 100 आ गया क्या? 5 तिया 15। 5 तिया 15। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। बताओ भाई, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। 10 की पावर -2 और -4 कितना हो गया? -6। -2 और -4 कितना हो गया? -6। अब बताइए भाई मुझे, ऊपर हो गया 10 की पावर 2 और नीचे है 15 × 10 की पावर -6। बताइए 1/15 ऐसा का ऐसा ही है। अब ये जो 10 की पावर -6 है इसको ऊपर भेजूंगा तो यहां तो है 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 10 की पावर +6। बताओ समझ में आ गया क्या? अर्थात 10 की पावर 2 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, अर्थात 10 की पावर 8 और नीचे हो जाएगा 15। इसको मैं और कैसे कर सकता हूं? ऑप्शन के अंदर ऐसे मिल सकता है, 15 को ऊपर भेज दिया और 10 की पावर -8 को नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस में। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा। ये आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको ये ऑप्शन के अंदर जरूर मिलेगा। कौन सा?
मैंने थोड़ी कैलकुलेशन में गलती कर दी दोस्तों, यहां पर -2 था, मैंने यहां पर -4 लिख दिया, तो यहां पर आप -2 कर लेंगे। ये कैलकुलेटिव पार्ट है, अगर आप इसको सेल्फ भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। -2 और -2 कितने हो जाएंगे? -4 हो जाएंगे दोस्तों। बताओ कितना हो जाएगा? -4। यहां पर -6 की जगह वापस से -4 कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और वापस से दोनों आधार समान है तो 6 हो जाएगा दोस्तों ये, और यहां पर हो जाएगा -6। बताइए भाई, छोटी मोटी कैलकुलेशन, क्योंकि यहां पर क्या होता है दोस्तों, रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो जब बच्चे ऑफलाइन में सामने होते हैं तो कोई भी मान लो कोई सिली मिस्टेक्स होती है तो पता लग जाता है, जब रिकॉर्ड करते हैं तो कोई सामने नहीं होता है तो अपने को सिली मिस्टेक्स का पता नहीं लगता, और इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो ये आपको भी पता है कि छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स होती रहती है। आपको कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी है, क्योंकि मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि एम, जी और ए कैसे करते हैं और दाब कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक आज का अंतिम प्रश्न और लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। एक आज का अंतिम प्रश्न और लिखेंगे, बताइए, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न और लिखना है आपको, लिखेंगे एक टंकी में 10 मीटर ऊंचाई, एक टंकी में 10 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा जाता है। तो आरोपित दाब सभी प्रश्न का जवाब देंगे भाई, सभी प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए मैंने बोला सर बड़ा ही आसान प्रश्न है, 10 मीटर ऊंचाई, तो हाइट हो गई 10 मीटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था P बराबर क्या होता है? HDG, बोलो सही है क्या? हाइट दे दी D। ध्यान दें जल की डेंसिटी होती है 1 × 10⁻3, ये डेंसिटी होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बताओ क्या करना है? याद रखना है। जल की डेंसिटी आपको याद रखना है, D बराबर 1 × 10⁻3, बोलो सही है क्या? हाँ सर समझ में आ गया। और G का मान अभी समझा के थक गया कि इसका मान कितना होता है? 10 होता है। बस आप मान रखेंगे सीधा, P बराबर होता है H का मान कितना? 10, D का मान 1 × 10⁻3 और G का मान 10। इधर देख लो, P बराबर हो जाएगा 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 × 10⁻। थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बताइए P बराबर 10⁻2 लिख दूं इसको? अरे 100 को 10⁻2 लिख सकता हूं क्या? ये 10⁻2 × 10⁻3, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 10⁻5। ये आंसर। बड़े ही सिंपल प्रश्न है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैंने बोला इस चैप्टर के अंदर, दाब वाले चैप्टर के अंदर कोई कुछ नहीं है टेंशन। दाब के अंदर 2 ही सूत्र याद रखने हैं। एक तो होता है P बराबर F/A, F का मान लिख देंगे आप mg/A। एक सूत्र होता है P बराबर HD और G का मान आप हमेशा 10 याद रखेंगे, और जल का जो होता है वो होता है 1 × 10⁻3, ये ध्यान रखना आप, और H का मान आपको प्रश्न के अंदर दिया जाएगा। इस प्रकार आपको ये 2 फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों आपको। अगर आप याद रख पाते हैं तो एक पारे की भी डेंसिटी आप ध्यान रख लेंगे। जल की आप डेंसिटी याद रखेंगे तो पारे की भी डेंसिटी याद रखेंगे, 13.6 × 10⁻3, ये होती है पारे की डेंसिटी, पारे का घनत्व दोस्तों। और जल का घनत्व अभी लिखाया मैंने आपको, जल का घनत्व जो है दोस्तों अभी जस्ट लिखवा के भेजा है, यहां पे देखेंगे आप कहां लिखा? हाँ, 1 × 10⁻3। ध्यान दें ये जल का होता है घनत्व और ये पारे का घनत्व। पारे का याद भी नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जल का ध्यान रखें आप, ये ध्यान रख लेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर इसका कैसे याद रखना है समझना, सर लगभग इसका 13 गुना है, ये
ऐसे ध्यान रखना, इसका लगभग 13 गुना दिख रहा है ये, तो जल का याद करेंगे तो उसका लगभग 13 गुना कर देंगे तो ये पारे का घनत्व याद हो जाएगा। बोलो सही है, बोलो सही है ना। तो एक प्रश्न दे दूं, लिखें भाई, एक प्रश्न दे दें आप, एक प्रश्न लिखें आप, ठीक है, लिखें 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का दाब। जल्दी कर दे भाई, इसको फटाफट से कर देना है, कुछ नहीं है सर बताओ h का मान कितना है, h का मान फटाफट से करेंगे, h का मान 76, g का मान 10 और d का मान अभी करा था मैंने 1.36 इंटू 10 की पावर 3, अभी जस्ट लिखा के आया हूं, देखो इधर सामने 13.6 इंटू 10 की पावर 3, 13.6। ठीक है, ये भी जस्ट लिखा है हमने। अब इन तीनों को क्या कर देना, गुणा कर देना, बस आंसर आ जाएगा दोस्तों। इन सभी को गुणा कर देना आप, आंसर आ जाएगा। वही क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं P बराबर क्या होता है, एच डी जी। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फास्ट रिपीट मरवाता हूं, एक बार क्लिक, फटाफट से दिमाग में आपके आना चाहिए चीजें। सर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो इसका दाब कहलाएगा। दाब के मैंने सूत्र बताए, फिर मैंने आपको बताया कि दाब के क्या क्या उदाहरण है, फिर मैंने आपको बताया दोस्तों दाब किस किस पर निर्भर करता है, फिर मैंने आपको बताया एक न्यूमेरिकल, और मैंने आपको बताया कि P बराबर एच डी जी याद रखना है। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल बताया, ठीक है यहां करेक्शन कर लेना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मैंने आपको वापस से वही एग्जाम्पल बताया, जी का मान 10 होता है, और मैंने दो डेंसिटी आपको याद करवाई, दो डेंसिटी आपको मैंने याद करवाई दोस्तों। दो डेंसिटी किसकी क्या याद करवाई, 1 इंटू 10 की पावर 3 जल की होती है, और लगभग इसका 13 गुना मतलब 13.6 इंटू 10 की पावर 3 पारे का घनत्व होता है, और पारे के बारे में एक क्वेश्चन लिखवाया। इस प्रकार आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे दोस्तों। ये एक दाब वाला चैप्टर था जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम एक अच्छा सा चैप्टर उठाएंगे जिससे कि आपको जो है अच्छे से मजा आए दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोज पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।